हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपना जो आज का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है तो वो देखने को मिलेगा और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बात करें, इसके अंतर्गत आपके जो रहने वाले हैं वो 15 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और जो बात करेंगे 60 क्वेश्चन वो आपके एग्रीकल्चर के रहेंगे। तो जिसके अंतर्गत 60 क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी 20 क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी के, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के और 20 क्वेश्चन आपके जो आपके एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी के सबके मिला के रहेंगे। तो एकदम क्लासीफाई किया गया है और उनके हिसाब से ही आपका ये पेपर रहने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो चलिए अपना आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आता है ये कृषि प्रवेशक भर्ती 2024 का पेपर। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बात करें कि आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, गिरीश में कौन सी संधि है। तो गिरीश में गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वर्धी संधि है या यण संधि है। तो आपको पता ही होगा कि अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो गिरी प्लस ईस आता है। तो इसके अंतर्गत कौन सी संधि देखने को मिलेगी, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है आपका बड़ी ई, है ना, और फिर गिरीश बन जाता है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अपन कम टाइम वेस्ट करते हुए अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कि न के पहले यदि री स्वर आता है तो द किस में बदल जाता है। अगर आपके पास में री स्वर आता है तो आधा द है वो किस में बदल जाएगा। तो त में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा या म में बदल जाएगा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो न क्या होगा कि अण के अंतर्गत चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि लूटमार में कौन सा समास होगा। तो लूटमार के अंतर्गत कौन सा समास होगा, क्रमधारी होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या बहुवीरी समास होगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बात करें कि लूटमार की, लूटमार के अंतर्गत कौन सा समास देखने को मिलेगा आपको, तो मिलेगा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सतसई सामासिक पद में निहित समास है। तो सतसई के अंतर्गत कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, क्रमधारी है, बहुवीरी समास है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे, इसके अंतर्गत द्विगु समास देखने को मिलेगा। सतसई के अंतर्गत कौन सा होता है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर बात करें कि किसके अंतर्गत नहीं हुआ है, अनिच्छा में नहीं हुआ, अनुचित में नहीं हुआ, अनुपम में नहीं हुआ या अनुगमन में नहीं हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि अगर अनिच्छा में देखें तो अन्न निकालेंगे और बाकी इच्छा बच जाएगा, तो इसके अंतर्गत अन्न उपसर्ग है। अगर अनुचित की बात करें तो अन्न प्लस उचित, तो इसके अंतर्गत भी अन्न उपसर्ग है। अगर बात करें अन्न प्लस उपम, तो ये भी इसके अंतर्गत भी अन्न आपका उपसर्ग देखने को मिलेगा। लेकिन अनुगमन, तो अनुगमन के अंतर्गत अनु उपसर्ग होता है और आगे गमन जुड़ के बना हुआ है, तो इसके अंतर्गत आपका अनु उपसर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो सौतेला में नहीं है, बासिंदा में नहीं है, खिदमत में नहीं है, इंसानियत के अंतर्गत नहीं है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे, जो खिदमत होता है उसके अंतर्गत कोई प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि पर्यायवाची के अंतर्गत से कि विरिचि किसका पर्यायवाची है। तो ब्रह्मा जी का है, शिव का है, नारद का है, विष्णु का है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे कि ब्रह्मा जी का होता है। अगर आपको पर्यायवाची शब्दों के रटने में अगर दिक्कत होती है तो आप इसका भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लगभग पर्यायवाची शब्द आपको ट्रिक के माध्यम से करवा दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको 50 से 60 शब्दों के पर्यायवाची शब्द आप एक बार चुटकियों में याद कर पाओगे। अगर आपको बोलोगे तो उसकी भी ट्रिक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है। तो स्वजन का दुर्जन होता है, सर्जन का संहार होता है, संक्षिप्त का विस्तृत होता है, चीतकार का शीतकार होता है। तो इसके राइट आंसर की जवाब देंगे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बात करें कि जो स्वजन होता है उसका दुर्जन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभिज्ञ और अविज्ञ, है ना, अभिज्ञ है और अविज्ञ है, इस शब्द का शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है। तो आपको बताना है कि अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है और अविज्ञ का अर्थ क्या होता है। तो इसका नासमझ और कुशल होता है, जानकार या अज्ञानी होता है, या अनजान या जानकार होता है, या ज्ञानी या निपुण होता है। तो इसकी अगर बात करें कि अभिज्ञ, अभिज्ञ के अंतर्गत क्या होगा कि आपका अभिज्ञ की बात की जाए तो अभिज्ञ का मतलब क्या होता है कि जानकार, यानी कि अभिज्ञ यानी कि जानकार होता है, और अविज्ञ
यानी कि जो अज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसको विशेष ज्ञान नहीं होता, जिसे अविज्ञ कहते हैं। और विज्ञ क्या कहते हैं? विज्ञ का अर्थ होता है कि जो विशेष ज्ञानी होता है या विशेष किसी चीज़ का जानकार होता है ना। तो इसके अंतर्गत आ रहा है, तो एक तो जानकार आ जाएगा और एक अज्ञानी आ जाएगा। कि अविज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार, और अविज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? तो आपको शुद्ध शब्द बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो अभिषेक ये वाला शुद्ध है, अभिषेक ये वाला शुद्ध है, या अभिषेक ये वाला शुद्ध है, या अभिषेक ये वाला शुद्ध है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो अभिषेक आपका ये वाला शुद्ध होता है। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद होता है ना, तो अभिषेक के अंदर अभि प्लस सेक, तो अब इसके अंतर्गत ये सेक देखने को मिलेगा। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर संधि विच्छेद करते हो तब तो ये से हो जाएगा, फिर इसका लोप हो गया, ये इसके अंतर्गत चेंज हो जाता है। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। काफ़ी बार शब्द शुद्धि के अंतर्गत और संधि के अंतर्गत पूछा जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको बताना है, राम ने भर पेट मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, या राम ने भर पेट मिठाई खाई, या इनमें से सभी शुद्ध है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे कि राम ने भरपेट मिठाई खाई, कि राम भरपेट मिठाई खाई, तो ये क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा उत्तर, ये क्या होता है आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये आपका पूर्व हो गया, और ये आपका पश्चिम। अगर इसके अलावा बात करें कि अपन इस दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर और पूर्व की दिशा को अपन क्या बोलते हैं? तो ईशान बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं, या नैऋत्य बोलते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसे ईशान कोण कहा जाता है ना, इसे ईशान कहा जाता है, इस दिशा को ईशान कहा जाता है। अगर बात करें दक्षिणी और पूर्वी के मध्य की बात की जाती है तो ये आग्नेय होता है, आग्नेय। अगर बात करें कि वायव्य होता है, वो आपका उत्तर और पश्चिम के बीच के अंतर्गत होता है, और जो लास्ट का बच गया वो आपका किसके अंतर्गत हो जाएगा? पश्चिमी और दक्षिण के बीच के अंतर्गत। तो आई होप आपको ये चारों दिशाएं याद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होनोरेरियम का अर्थ क्या होता है? तो परिश्रमिक होता है, मानदेय होता है, भुगतान होता है, ये वेतनिक स्थिरीकरण होता है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या होगा? आपका मानदेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये कहावत सुनी होगी आपने कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका अर्थ क्या होता है? कि बंदर को अदरक के स्वाद का मालूम नहीं है, पागल व्यक्ति अच्छी वस्तु को फेंक देता है, बंदर के मुख में स्वाद ग्रंथियां नहीं होती, या फिर गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। तो यही होगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तभी तो बोलते हैं अपन कि जो गुणहीन व्यक्ति होता है वो अच्छी वस्तुओं का भी अनादर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आंखें फेर लेना इस मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होता है? कि दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना, नाराज हो जाना। तो आंखें फेरना मुख्यतः होता है आपका नाराज हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो अपन ने 15 क्वेश्चन अपने हिंदी की बात कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब आते हैं आपके जीके के क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नानी शिरडी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो पाली में है, राजसमंद में है, कोटा में है, या उदयपुर के अंतर्गत है। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो नानी शिरडी पहाड़ी है वो आपकी पाली के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शहर 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से सबसे पास में है। तो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे नज़दीकी स्थित है वो कौन सा है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, या बारा है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन सा होता है? आपका डूंगरपुर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी संतुलन का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो क्या होता है? भूगर्भीय जलपट्टी होती है, औषधि चट्टानें होती है, बरखान होती है, या बालसन होती है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन से जो भूगर्भीय जो जल पट्टिका होती है वो क्या होती है? आपकी मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेगिस्तान के क्षेत्र में निम्न कारागारों से घिरी पलायन झीलों को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान के अंतर्गत, जैसे कि रेगिस्तान है उसके अंतर्गत कारागारों से घिरी हुई जो झीलें होती है उन झीलों को क्या कहते हैं? तो अगर इसके ऑप्शन की अपन बात करें तो उसे क्या कहते हैं? धरियान कहते हैं, बरखान कहते हैं, खादर कहते हैं, या खड़ीन कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, खड़ीन कहा जाता है। तो जो भी मरुस्थलीय जगह होती है उसके अंतर्गत जो पानी की झीलें जो बन जाती है उसे क्या कहा जाता है, खड़ीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में है, गंगानगर में है, जैसलमेर में है या कोटा के अंतर्गत है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो लसाड़िया का पठार है वो आपके उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो ये संत संप्रदाय से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। लालगिरी ने की, चरणदास जी ने की, संत माव जी ने की या संत रामदास जी ने की। तो जो अलखिया संप्रदाय है तो अगर उसकी स्थापना की बात की जाती है तो वो लालगिरी जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जयपुर में जो राम प्रकाश थिएटर है उसकी स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी। तो जो राम प्रकाश थिएटर है उसकी स्थापना किसके महाराजा के काल में हुई थी। तो महाराणा विजय सिंह के काल में हुई थी, प्रताप सिंह के काल में हुई थी, राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी या राम सिंह प्रथम के काल में हुई थी। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो राम सिंह द्वितीय थे उनके काल में जो राम प्रकाश थिएटर थी उसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बालिंद जी गुरु कौन थे, यानी कि बालिंद जी के गुरु कौन थे। तो बालिंद जी के गुरु किसके थे। तो दादू दयाल जी के थे, रामचरण जी के थे, सुंदरदास जी के थे या रजब जी के थे। तो वो आपके दादू दयाल जी के थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो बालिंद जी के गुरु कौन है, दादू दयाल जी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। तो मोलेला गांव जो आपको पता ही होगा कि ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मोलेला गांव का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है। तो मीनाकारी प्रसिद्ध है मोलेला गांव की, ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है, टेराकोटा प्रसिद्ध है या थेवा कला प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाती है टेराकोटा, टेराकोटा का नाम आते ही आपको मोलेला याद आने लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वलिया, हाँ, वलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो सिर पर पहना जाता है, कान पर पहना जाता है, नाक पर पहना जाता है या हाथों में पहना जाता है। तो जो वलिया आभूषण होता है वो कहाँ पर पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे, ये हाथों में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो इनमें से बताना है कि आपको 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व ये कालीबंगा से संबंधित है, या 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व है, 1500 से 500 ईसा पूर्व है, 500 से 100 ईसा पूर्व है। तो आपको पता होगा कि इसका उत्खनन हुआ था वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया। तो ये क्वेश्चन मैंने कल के पेपर में भी आपको पता ही होगा कि सोल्व किया था। तो किससे प्रसिद्धि मिली थी आपके जो बिचौलिया किसान आंदोलन था वो। तो प्रताप नामक अखबार से, दैनिक नव ज्योति से या लोकवाणी से या नवीन राजस्थान से। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे वो कौन थे आपके, ऑप्शन नंबर ए प्रताप समाचार पत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कानोड़ा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो कानोड़ा नृत्य है वो ढूंढाड़ से है, हाड़ौती से है, पोखरण से है, चौटन बाड़मेर से है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें कि जो कानोड़ा नृत्य है वो आपका चौटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस जनजाति में पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही गहने पहनते हैं। तो वो कौन सी जनजाति है। तो डामोर है, ग्रासिया है, सांसी है या कंजर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे डामोर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। कि डामोर जनजाति है ये मुख्यतः महाराष्ट्र की है, लेकिन आपके डूंगरगढ़ के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होती है कि महिलाओं के समान ही आपके पुरुष भी क्या होते हैं कि आभूषण वगैरह हैं वो धारण करते हैं या आभूषण पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि धारी संस्कार है किस जनजाति से संबंधित है। तो धारी संस्कार है वो डामोर से है, भील से है, ग्रासिया से है या सहरिया से है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें कि जो धारी संस्कार है ये सहरिया में किया जाता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद के अंतर्गत जो मिट्टी बिछाई जाती है और उसके ऊपर कुछ ढक्के रख दिया जाता है, ताकि उसके अंतर्गत कोई प्रवेश ना करे, कीड़े मकोड़े वगैरह या फिर कोई भी चीज़ उसके अंतर्गत प्रवेश ना करे। फिर जब वो दूसरे दिन देखते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ पद चिन्ह है या फिर कोई भी चीज़ बनी हुई होती है जिससे कि धारियाँ वारियाँ बनी हुई होती है, जिससे पता चलता है कि अगला मनुष्य है वो मरने के बाद में क्या बना है। तो उसका एक मान्यता है सहरिया जनजाति के अंतर्गत, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, धारी संस्कार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कमल से भरे सरोवर चित्र किस चित्रशैली से संबंधित है? तो जो कमल से भरे हुए सरोवर है वो किस में देखने को मिलते हैं? कोटा के अंतर्गत, बूंदी में, किशनगढ़ या देवगढ़ के अंतर्गत। तो आपको पता ही होगा कि जो कमल से भरे हुए सरोवर है वो आपको किशनगढ़ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और किशनगढ़ की ही आपकी बनी ठनी है जो कि आपके काफ़ी फेमस है, जिसे नागीरदास ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि हिंडोला महोत्सव कहाँ का संबंधित है? जो हिंडोला महोत्सव है वो कहाँ पर बनाया जाता है? तो उदयपुर में मनाया जाता है, धौलीधु अलवर में मनाया जाता है, कैलाशपुरी उदयपुर में, या पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो हिंडोला महोत्सव है वो पुष्कर के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मामा द्वारा दुल्हन को उड़ाई जाने वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? जो राजस्थान के अंदर जो मामा होते हैं वो दुल्हन को ओढ़नी उड़ाते हैं, उस ओढ़नी को क्या कहते हैं? तो आमोवा कहते हैं, सिम्मी कहते हैं, पवरी कहते हैं, या कोपनी कहते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि जब मामा द्वारा दुल्हन को जो उड़ाई जाने वाली ओढ़नी होती है उसे सिम्मी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहाजपुर भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है जहाजपुर का, वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? तो निमाड़ी बोली जाती है, रागड़ी, खेराड़ी, या चौरासी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी बात करेंगे, जो खेराड़ी बोली है वो आपकी जहाजपुर भीलवाड़ा के अंतर्गत बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दुर्गादास की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मंडौर जोधपुर में है, उज्जैन एमपी में है, बलीचा उदयपुर में है, एलिचपुर महाराष्ट्र में है। तो आपको पता ही होगा कि जो वीर दुर्गादास राठौड़ जी थे उनका जो देहांत हुआ था वो आपके उज्जैन के अंतर्गत एमपी में ही हुआ था, और वहीं इनकी क्या है? छतरी बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औरंगजेब के द्वारा दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। तो कुंभलगढ़ में करवाया गया था, गागरोड में करवाया गया था, मैगजीन दुर्ग में करवाया गया था, या चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, तो जो गागरोन का किला है ना, तो गागरोन के अंतर्गत क्या करवाया गया था? आपके औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है, झालवाड़ में है, या कोटा में है, या नागौर में है। तो अगर गुलाब खां का मकबरा की बात की जाती है तो वो जोधपुर में, झालावाड़ में है, कोटा में है, या नागौर में है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि जो गुलाब खां का मकबरा है वो आपका जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपन ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अब 30 दिन के अंतर्गत आपको 30 पेपर ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर हिंदी, जीके और एग्रीकल्चर तीनों सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं। 30 पेपर एकदम सुपरस्टार पेपर होने वाले हैं, और आपको पता ही होगा कि ऐसे टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नानक जी भील नामक व्यक्ति किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? जो नानक जी भील थे वो आपके किस किसान आंदोलन के अंतर्गत शहीद हुए थे? तो वो डाबी हत्याकांड में हुए थे, निमाड़ा हत्याकांड में हुए थे, निमोचना हत्याकांड में हुए थे, मेयो किसान आंदोलन में हुए थे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो आपके नानक जी भील थे वो डाबी हत्याकांड के अंतर्गत आंदोलन से संबंधित थे या उसमें शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, बारदोली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है? जो बारदोली सत्याग्रह है वो किससे संबंधित है? वो आचार्य विनोबा भावे से है, महात्मा गांधी से, विठल भाई पटेल से है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल से है? तो इसका बात करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी वो 1935 में की गई थी, 1932 में की गई थी, 1934 में की गई थी, या 1936 के अंतर्गत की गई थी? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो 1932 के अंतर्गत हरिजन सेवा समिति का स्थापना की गई थी, और जो किसके द्वारा की गई थी? आपके भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अब आपके 40 क्वेश्चन मतलब कि आपके 25 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत अब 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के देखने को मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन आपको हॉर्टिकल्चर के देखने को मिलेंगे, 20 आपको एनिमल हस्बेंड्री के देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा बिहार में कब स्थापित किया गया था? 1905 में, 1929 में, 1936 में, या 1943 के अंतर्गत? तो इसके अगर राइट आंसर की अगर अपन बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिहार में कब स्थापित किया गया था? 1905 के अंतर्गत किया गया था। अगर मैं बात करूँ 16 जुलाई 1929 के अंतर्गत क्या होता है, तो आपके ICAR की स्थापना मानी जाती है। तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निरपेक्ष आर्द्रता को किस में दर्शाया जाता है? तो आपकी जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ग्राम
केजी में, प्रतिशत में, या ग्राम घन सेंटीमीटर में, या ग्राम के अंतर्गत। तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ग्राम घन सेंटीमीटर होती है उसके अंतर्गत आपकी निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है। इसके अलावा बात करिए कि जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, अपेक्षित घनत्व होता है या फिर अपेक्षित आर्द्रता होती है, सॉरी, अपेक्षित आर्द्रता को जो नापा जाता है वो प्रतिशत में नापा जाता है। वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी होती है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से जैविक कीटनाशी का उदाहरण है, तो ऐसा कौन सा है जो जैविक कीटनाशी है ना। तो जैविक कीटनाशी का बात करेंगे तो पायरेथ्रम होता है, क्यूनिफॉस होता है, डाइक्लोरवॉश होता है, या मेलाथियान होता है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा होता है, आपका पायरेथ्रम होता है। और ये किससे जो आपका गेंदा होता है उससे प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, एक्टिव फैक्टर कौन सा है। तो अपन ने सोइल साइंस की ट्रिक बना रखी है, अगर आपको ये नहीं देखी तो आप वीडियो जाके जरूर देखना वहाँ पे, तो आसानी से आपको सोइल साइंस याद होने वाली है। बात करें कि अगर आपके जो सक्रिय कारक की, तो वो कौन सा होता है, पैतृक पदार्थ होता है, मृदा की आयु होता है, उच्छ्वास होता है, या जलवायु होता है। तो आपको पता ही होगा कि सक्रिय कारक दो ही होते हैं, तो जलवायु होता है और एक बायोस्फीयर, है ना, बायोस्फीयर होता है। तो ऑप्शन करिए कि इसके अंदर अगर जलवायु देखने को मिलेगा तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मृदा पादपों के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो मृदा और पादपों के साथ के संबंध को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं, एडोफोलॉजी कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए कि जो आपके पादपों के संबंध का, मृदा का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है वो एडोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही एक ट्रिक और बताता हूँ मैं फ्रेंड्स आप लोगों को। आपको पता ही होगा कि सोइल साइंस के अंतर्गत आप दो ही ब्रांच पढ़ते हो, एक तो पेडोलॉजी और एक एडोफोलॉजी। तो आपको पता ही होगा कि एक के अंतर्गत पादपों का अध्ययन पढ़ते हैं, तो पादप पेड़ में नहीं आएगा। तो पेडोलॉजी के अंदर पेड़ नाम आ रहा है ना, तो पेड़ में पेडोलॉजी नहीं आएगी, तो पेड़ किस में आएगा, एडोफोलॉजी के अंतर्गत। अब बात करें कि पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत अपन मृदा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मृदा का ओरिजिन पढ़ते हैं, और मृदा का जो डिस्क्रिप्शन होता है या फिर जो फैलाव होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आपको ये आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक पोषक तत्व विटामिन B12 का घटक है। तो विटामिन B12 का घटक कौन सा है, तो सोडियम है, सिलिकॉन है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे वो क्या होता है, आपका कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आर्नोन के मापदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या थी। जो आर्नोन ने आपके मापदंड दिए थे और उसके आवश्यकता के आधार पर उसने पोषक तत्व बताए थे, वो कितने थे, आपके 15 थे, 17 थे, या 20 थे, या 23 थे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपके कितने थे, 17 पोषक तत्व थे। हार्नोन और स्टाउट ने इनकी खोज की थी। और इसके अलावा बात करें 17वां पोषक तत्व कौन सा था, वो निकेल था, और इसकी खोज किसने की थी, ब्रोन ने की थी। इसके अलावा काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि 16वां पोषक तत्व कौन सा था, वो आपका मोलिब्डेनम हो जाएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपका फ्लाइस व हेमेटाइट क्रमशः किन पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं। जो फ्लाइस होता है और हेमेटाइट होता है वो कौन से पोषक तत्व देता है, तो फॉस्फोरस लोहा देता है, पोटेशियम लोहा देता है, मैग्नीज लोहा देता है, या बोरोन व लोहा देता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम और लोहा हो जाएगा। जो फ्लाइस होता है उसके द्वारा पोटेशियम मिलता है, और हेमेटाइट होता है उसके द्वारा लोहा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। निम्न से बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पर्णहरित के निर्माण के लिए प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो लोहा होता है, मैग्नीज होता है, या फिर इसके अलावा अपन बात करिए और ऑप्शनों की, लोहा, मैग्नीज और तांबा या जस्ता। तो आपको पता ही होगा कि जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है आपका इसके लिए आवश्यक होता है पर्णहरित के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अपन बात करें इसके राइट आंसर की, तो पोषक तत्व पर्णहरित के लिए आपका मैग्नीशियम दिया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि अगर मैग्नीशियम नहीं दिया गया हो तो आपको ये Fe आयरन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में
निम्न में से नहर से सिंचाई केवल फव्वारा या बूंद-बूंद पद्धति से ही की जानी अनिवार्य है। तो इसका मैंने पहले भी बताया था आपको कि कौन सी नदी है जिसके द्वारा फव्वारा सिंचाई या बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति भी आप कर सकते हो। तो वो आईजीएनपी नहर है या गंगा नहर है या नर्मदा नहर है या भरतपुर नहर है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नहर। ये अपन पहले भी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी फसल पर परागित का उदाहरण नहीं है। तो क्रॉस पोलिनेशन का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो सूरजमुखी नहीं है, मक्का नहीं है, या बाजरा नहीं है, या कपास नहीं है। तो इसका अगर राइट आंसर की अपन बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये कौन सी है, क्रॉस पोलिनेटेड का उदाहरण है, और बाकी कपास क्रॉस पोलिनेटेड का उदाहरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से किस परजीवी खरपतवार का पोषी फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का आदि है। तो आपको बाजरा, ज्वार, मक्के में कौन सा देखने को मिलेगा, रोकड़ी जिसे स्ट्राइगा कहते हैं, ओरोबेंकी या लोरेंथस या अमरबेल। तो आपको पता ही होगा कि अमरबेल किस में होता है, आपका रिंजके के अंतर्गत सर्वाधिक होता है। और इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से CLOS यानी कि कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा, इसके माध्यम से भी ट्रिक बनाई हुई है। तो आप ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। तो कौन कौन से के अंतर्गत लगता है, कौन से क्रॉपों में लगता है, इसकी भी ट्रिक है। कौन से रूट पैरासाइट है और कौन से स्टेम पैरासाइट है, इसकी भी ट्रिक बनाई हुई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हो। अगर बात करें कि अपन बाजरा, ज्वार और मक्के के अंतर्गत जो खरपतवार, परजीवी खरपतवार है, वो कौन सा होगा, स्ट्राइगा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा रसायन पत्तियों को रंध्र बंद करने में सहायक होता है। तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रंध्र बंद करने के लिए आपके फिनाइल म्यूरिक एसीटेट जो PMA कई बार शॉर्ट फॉर्म भी दे दी जाती है और फुल फॉर्म भी दे दी जाती है, तो दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सोडियम एजाइट है, एट्राजीन है, या उपरोक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या किया जाता है, आपके रंध्र बंद करने के लिए आपको सभी का उपयोग किया जाता है। एट्राजीन का भी यूज़ किया जाता है, PMA जो कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है उसका भी यूज़ किया जाता है, और सोडियम एजाइड का यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरजमुखी से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है। तो जो सूरजमुखी होता है उससे कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है, इनोलिन होती है, नोड्यूलिन होती है, फेजुलिन होती है, ल्यूसिन प्रोटीन होती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, इससे इनोलिन जो प्रोटीन है वो प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की समस्या होती है। तो जो जल भराव की समस्या है वो किस में होती है, तो धान में होती है, गन्ने में होती है, मक्का में होती है, कपास के अंतर्गत होती है। तो जल भराव की आवश्यकता किस में होती है ना, जल भराव की आवश्यकता किस में होती है, समस्या नहीं, आवश्यकता किस में होती है। तो आपको पता ही होगा कि जो धान का खेत होता है उसमें जनरली जल भराव आवश्यक होता है, क्योंकि जल भराव होता है तभी आपके जो धान है, राइस है, उसके प्लांट ग्रो होते हैं, और पानी के अंतर्गत ही ये इसका प्लांट ग्रो कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई की गहराई क्या रखनी चाहिए। तो 4 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर, या 2 से 3 सेंटीमीटर। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो आपके क्या हो जाएगा, जनरली अपन बोनी किस्मों की बुआई करते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर ड्वार्फ जीन वगैरह होती है, उसके अलग अलग तरीके से उसकी भी जो गहराई होती है वो अलग अलग रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म राजस्थान में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो इनमें से 4 आपके पास में ऑप्शन है, मैक्स 13, मोनेटो, JS 335, JS 7105। तो इनमें से जो सर्वाधिक राजस्थान में बड़े पैमाने के ऊपर उगाई जाती है और जो अधिक उपज देती है, तो उस वेराइटी का आपको चयन करना है। तो बात करें तो मोनेटो है, ये क्या होती है कि आपके राजस्थान में बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है और ये राजस्थान के अंतर्गत अधिक उपज देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्वार के बीज में गम यानी कि गोंद होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 20 से 25%, 28 से 30%, 35 से 40%, या 12 से 15%। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या होता है, आपके 28 से 30% गंवार के बीजों में गोंद पाया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि गंवार की खेती जनरली गोंद के लिए भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नहर परियोजना सिंचाई होती है। तो जो नर्मदा नहर परियोजना है तो उससे किस जिले के अंतर्गत होती है। तो जालोर के अंतर्गत होती है, जैसलमेर में होती है, भरतपुर में होती है, हनुमानगढ़ के
अंतर्गत होती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, जालोर जिले के अंतर्गत नर्मदा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, और नर्मदा नहर के द्वारा ही आपका फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि कौन सी फसल की जड़ों के द्वारा मृदा में एलिलोपैथिक रसायन स्रावित होता है। तो इनमें से आपके पास में 4 क्रॉप दी गई है, तो उनमें से किसमें एलिलोपैथिक जो रसायन प्रभाव है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि उसकी जड़ों से कुछ हार्मोन्स वगैरह या जो रसायन है वो सिक्रेट करता है, और उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट वगैरह है वो मर जाते हैं। तो ये एलिलोपैथिक जो प्रभाव है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सूरजमुखी में देखने को मिलेगा, ज्वार में, चने में या मक्के में। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किस में देखने को मिलता है आपको, एलिलोपैथी का वो सूरजमुखी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पे आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से क्वेश्चन है, पौधे में कोशिका विभाजन के कार्य में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो पौधे के अंतर्गत कोशिका विभाजन के लिए आपका ऑक्सिन सहायक है, जिब्रेलिन सहायक है, इथाइलिन सहायक है, साइटोकाइनिन सहायक है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, आपके सेल डिवीजन को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। जिब्रेलिन आपकी क्या करता है, सेल इलोंगेशन यानी कि लंबाई बढ़ाता है सेल की। अगर बात करें ऑक्सिन की तो ये एपिकल बर्ड के अंतर्गत बढ़ाने का काम करता है। प्लांट के अंतर्गत जो एपिकल बर्ड होती है, ऊपरी बर्ड होती है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और इथाइलिन आपका क्या होता है कि पकाने के लिए या फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी होता है। जो फल वृक्ष होते हैं उसमें फलन के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो कार्बोहाइड्रेट उत्तरदायी होता है, कैल्शियम उत्तरदायी होता है, सल्फर उत्तरदायी होता है, CN रेशियो उत्तरदायी होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो एफलन की समस्या पाई जाती है तो इसके अंतर्गत वो भी उत्तरदायी होता है। तो वो कौन सा होता है आपका, CN रेशियो की वजह से भी आपका क्या होता है कि एफलन की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन जो फलन के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या होता है आपका, CN रेशियो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाता है। तो अपन ने पता ही है कि एग्रोनॉमी के अब ये हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, तो हॉर्टिकल्चर से देखने को मिलेंगे। अब 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के आएंगे और 20 आपके एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे। बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेखांकन की उपयुक्त विधि कौन सी है। जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह होते हैं वहाँ पे वर्गाकार जो रेखांकन लगानी चाहिए या आयताकार लगानी चाहिए, पूरक विधि लगानी चाहिए, कंटूर विधि लगानी चाहिए। तो आपको पता होगा कि जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र होती है वहाँ पे अगर बाग लगा रहे हो तो आपको ऐसे ढलान के विपरीत बागान लगाने पड़ेंगे, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, कंटूर विधि कहते हैं। और हिंदी के अंदर इसे समुच्चय खेती भी कहा जाता है, समुच्चय खेती भी कहा जाता है, इसे भी विशेष रूप से ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नर्सरी से खरीदते समय फल वर्गीय पौधे की उपयुक्त आयु होनी चाहिए। तो अगर आप नर्सरी से अगर फल वाले प्लांट्स खरीद के ला रहे हो तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 3 माह होनी चाहिए, 6 माह होनी चाहिए, 1 से 2 वर्ष होनी चाहिए, या 9 माह पुराना पौधा होना चाहिए। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि 1 से 2 वर्ष पुराना अपन को फल वर्गीय पौधे का चयन करना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 से 2 वर्ष का होने पर ही फल का चयन प्लांट का चयन करना चाहिए जो फल वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो आम होता है, आम के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं, एरियल कहते हैं, स्पेडिक्स कहते हैं, कैटकिन कहते हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, पेनिकल इसके पुष्पक्रम को कहा जाता है, आम के पुष्पक्रम को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फलों को कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, गैलेक्टोज पाई जाती है, ग्लूकोज पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है कि जो फलों के अंतर्गत जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नींबू में लिटिल लीफ बीमारी किसकी कमी से होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो लिटिल लीफ बीमारी है वो बोरन की कमी से होती है, कॉपर की कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है, जिंक की कमी से होती है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करी जाए तो वो क्या होती है, जिंक की कमी से। जनरली ज़्यादातर आपको लिटिल लीफ देखने को मिलेगा वो जिंक की कमी से देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 15%, 20%, 27% या आपके 34%। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो केले के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो आपकी 27% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बेर का
मुख्य कीट कौन सा है? तो फल मक्खी है, चेफर बीटल है, फल बेधक है या उपरोक्त सभी है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि बेर के अंतर्गत जो मुख्यतः कीट लगता है वो कौन सा लगता है? फल मक्खी लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, निम्न में से कौन से फल में सर्वाधिक शुगर पाई जाती है? तो आपके पास में फल दिए गए थे, सर्वाधिक शुगर किस में पाई जाती है? तो केले में, खजूर में, आम में या अंगूर में। अगर सर्वाधिक शुगर की बात की जाती है तो वो आपके खजूर के अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूसा केतकी और पूसा दीपाली किसकी किस्म है? इसके साथ ही पूसा केतकी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये बताना है कि पूसा चेतकी किसकी है ना? पूसा चेतकी, इसको आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर बताना। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो इसको जरूर कमेंट में जरूर बताना कि पूसा चेतकी किसकी वेराइटी है। अब बात करें, ये पूसा केतकी और पूसा दीपाली है, ये आपकी मूली की है, फूल गोभी की है, पत्ता गोभी की है या पालक की है? तो इसकी अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वो किसकी? आपके फूल गोभी की होती है। अगर पूसा केतकी और पूसा दीपाली किसकी वेराइटी है? आपके फूल गोभी की वेराइटियाँ हैं। और पूसा चेतकी आपको बताना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपके पास में सब्जियों के नाम दिए गए हैं और वनस्पति के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से असंगत कौन सा है? क्या लौकी का नाम लेजिनेरिया सिनेरेरिया होता है? प्याज का नाम एलियम सेपा होता है? करेले का नाम मोमोर्डिया चोरेंटिया होता है? मूली का नाम कुकुरमिस सेटाइवस होता है? तो अगर इसकी बात करें कि जो असंगत है वो कौन सा है, तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो मोमो जो आपकी मूली होती है उसका कुकुमिस सेटाइवस नहीं होता। कुकुमिस सेटाइवस आपका किसका होता है? आपका कुकुम्बर का होता है, जिसे कि आप खीरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सामान्यतः बीज रहित तरबूज होता है, तो जो सीडलेस तरबूज होते हैं तो वो कौन से होते हैं? तो डिप्लॉयड होते हैं, ट्रिप्लॉयड होते हैं, टेट्राप्लॉयड होते हैं या अगुणित या हेप्लॉयड होते हैं? तो बात करें कि द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, चतुर्गुणित होते हैं, अगुणित होते हैं? अगर बात करें कि आपको देखा ही होगा कि जनरली जो भी सीडलेस चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? त्रिगुणित होती है, यानी ट्रिप्लॉइड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्याज में बोल्टिंग किसके कारण होती है? तो बोल्टिंग होती है वो प्याज में किस कारण होती है? नाइट्रोजन की अधिकता से होती है, अधिक तापमान से होती है, नाइट्रोजन की कमी से होती है या कम तापमान से होती है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो अधिक तापमान होता है उससे आपको प्याज के अंतर्गत बोल्टिंग देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होता है कि राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि एफई आयरन की मात्रा होती है, एफई की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? तरबूज में, खरबूजे में, करेले में, लौकी में? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या होती है? तरबूज के अंतर्गत सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद है, सेब है, आम है या पपीता है? तो आपको पता ही होगा कि जैम बनाने के लिए आपका सेब उपयुक्त रहता है। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है कि जेली के लिए सबसे उपयुक्त फसल ये फल कौन सा होता है? तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोडियल में फल रस की प्रतिशत होती है, जो कोडियल बनाते हैं उसके अंतर्गत जो फल रस होता है वो कितना होता है? 20%, 30%, 25% या 45%? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो 25% फल रस का होना आवश्यक होता है कोडियल के लिए। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैसिया अंगस्टिफोलिया वनस्पति का नाम किस औषधीय पादप का है? तो कैसिया अंगस्टिफोलिया आपका नीम का है, तुलसी का है, गिलोय का है या सनाए का है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो सनाए है उसे क्या कहते हैं? कैसिया अंगस्टिफोलिया कहते हैं, इसका वानस्पतिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ब्लू स्टार और मेक मनी यानी मनी मेकर, जो ब्लू स्टार और मनी मेकर किसकी किस्म है? तो गुलदाउदी की है, गुलाब की है, ग्लेडियोलस की है या गेंदे की है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें, जो गुलदाउदी की दो वेराइटियां हैं, कौन सी? ब्लू स्टार और मनी मेकर। ये काफ़ी बार पूछी गई किस्में हैं, तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉर्टिकल्चर के लास्ट क्वेश्चन की, फूल गोभी में बटनिंग बीमारी किस तत्व की कमी से होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से, बोरोन की कमी से, मैग्नीज की कमी से या कैल्शियम की कमी से? तो फूल गोभी में अगर बटनिंग हो रही है तो वो किसकी कमी से होती है? तो इसकी अगर राइट आंसर की बात करेंगे, वो किसकी कमी से हो जाएगी? आपकी नाइट्रोजन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपके एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब इसके अंतर्गत बताना है कि जो IVRI स्थित है वो कहाँ है, मेरठ में है, जबलपुर में है, इज्जतनगर में है या भोपाल के अंतर्गत है। तो आपको पता ही होगा कि जो IVRI है वो इज्जतनगर यूपी के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा बात करें पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्र भी कहाँ पर है, आपका इज्जतनगर यूपी के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य का पहला पशु विज्ञान महाविद्यालय कब व कहाँ कब स्थापित हुआ था। तो जो राज्य का पहला पशु विज्ञान महाविद्यालय है वो कहाँ स्थापित हुआ था या कब हुआ था, 1954 में हुआ था, 1956 में, 1958 में या 1968 के अंतर्गत हुआ था। तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाती है 1954 के अंतर्गत आपका पहला पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे कम गोवंश वाला जिला कौन सा है, कि कौन से जिले के अंतर्गत सबसे कम गाय या गोवंश पाया जाता है। तो जालोर में, झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में या धौलपुर के अंतर्गत। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो धौलपुर के अंतर्गत सबसे कम गोवंश वाला जिला माना जाता है। और अगर सर्वाधिक गोवंश पूछा जाए तो आपका बीकानेर के अंतर्गत होते ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में किस पशु की संख्या में पिछले वर्ष में बढ़ोतरी हुई है। तो जो पिछले वर्ष के अंतर्गत बढ़ोतरी हुई है वो गाय में हुई है, ऊँट में हुई है, बकरी में हुई है, भेड़ के अंतर्गत हुई है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किसमें, गायों के अंतर्गत बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि ब्यूटायरोमीटर होता है उससे क्या मापा जाता है। तो जो दूध की वसा होती है वो मापी जाती है, लैक्टोज मापा जाता है, रिफ्लेक्टिव प्रतिशत मापा जाता है या दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो ब्यूटायरोमीटर का जब भी नाम आता है तो आपको पता ही होगा कि दूध की चिकनाई या फिर वसा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गाय के दूध का पीलापन किसके अधिकता के कारण होता है या किसका संकेत देती है। तो बात करें, लैक्टोज अधिक होने से पीलापन होता है, कैसीन अधिक होने से पीलापन होता है, कैरोटीन होने से अधिक पीलापन होता है या फ्रैक्टोज होने से पीलापन देखने को मिलता है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि कैसीन के कारण आपका सफ़ेद रंग होता है दूध का और कैरोटीन के कारण आपका पीला रंग देखने को मिलेगा। तो अधिक कैरोटीन की वजह से गाय का दूध क्या होता है, पीले रंग का दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के बात ऐसे है कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपका लैक्टोमीटर है वो किस यूज में लिया जाता है। तो क्षारीयता पता करने में दूध में, या अम्लता का पता करने में, या वसा का पता करने में, या अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में। तो आपको पता होगा कि लैक्टोमीटर होती है उसके ऊपर रीडिंग होती है 0 से 40 तक और इसका यूज़ किया जाता है वो अपेक्षित घनत्व नापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए, उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है। तो गाय, भेड़, भैंस या ऊँट का माना जाता है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो उच्चतम गुणवत्ता वाला अगर खोआ बनाना है तो आपको भैंस का दूध उपयोगी होता है। अगर छेना की बात की जाए, है ना, छेना की अगर बात की जाए तो उच्चतम छेना प्राप्त करने के लिए किसका दूध का माना जाएगा, फिर आपका गाय का हो जाता है। उच्चतम क्वालिटी का छेना प्राप्त करने के लिए गाय का दूध यूज़ किया जाता है और उच्चतम खोआ बनाने के लिए अपन भैंस का दूध यूज़ में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय के दूध में वसा की औसतन मात्रा कितनी होती है। तो गाय के दूध के अंतर्गत यानी कि न्यूनतम या फिर औसतन कितनी फैट होनी चाहिए या होती है। तो 3.5% होती है, 4.5%, 7.5%, 5.5%। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो मानकीकरण मान होता है वो क्या होता है, आपका 3.5% औसतन गाय के दूध में वसा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका वसा परीक्षण के लिए ब्यूटारोमीटर में दूध की मात्रा ली जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ब्यूटारोमीटर से आता है, पहले तो यही चीज़ पूछी जाती है कि आपका ब्यूटारोमीटर है वो किस काम में आता है। तो वो वसा या फिर आपकी जो दूध की चिकनाई है उसको मापने के काम में आता है। तो ब्यूटारोमीटर के अंतर्गत अपन दूध की मात्रा लेते हैं तो वो कितने प्रतिशत लेते हैं या फिर कितना ml लेते हैं। तो 10 ml ली जाती है, 10.75 ml, 11 ml या 1 ml यूज़ की जाती है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो 10.75 ml दूध की मात्रा जो ब्यूटारोमीटर के अंतर्गत दूध का नमूना के लिए ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध के नमूने में गाय तथा भैंस के दूध की पकड़ होती है। यानी कि अगर गाय के दूध में भैंस का दूध मिला दिया गया है या भैंस के दूध के अंतर्गत गाय का दूध मिला दिया गया है, तो उसके लिए आपको कौन सा परीक्षण करना है। तो आयोडीन परीक्षण करेंगे, हंसा टेस्ट करेंगे, नाइट्रेट टेस्ट करेंगे या वेट परीक्षण करेंगे। तो इसका अगर राइट आंसर की बात की जाए तो हंसा टेस्ट होता है, वो आपका गाय के में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए अपन हंसा टेस्ट का या हंसा परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध मापी पे निशान होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको जो लैक्टोमीटर होते हैं उसके ऊपर कितने निशान होते हैं, 0 से 30 होते हैं, 0 से 40 होते हैं, 0 से 50 होते हैं या 0 से 60 होते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, 0 से 40 तक क्या होते हैं, उसके ऊपर निशान लगे हुए होते हैं। और दूध मापी कौन सा होता है, आपका लैक्टोमीटर। तो इसकी अपन ने पहले भी बात की ली थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोला किस नस्ल का उपनाम है। तो आपके सामने 4 नस्लें दी गई हैं, तो इनमें से किसे लोला कहा जाता है, साहिवाल को कहा जाता है, राठी को कहा जाता है, गिर को कहा जाता है या हरियाणवी को कहा जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो साहिवाल होती है उसे ही अपन लोला के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी बकरी की लगातार 2 साल तक भी दूध देती रहती है। तो सबसे लंबा दूध काल और जो 2 साल तक दूध देती रहती है वो बकरी की नस्ल कौन सी है, टोगनबर्ग है, जमुनापारी है, बारबरी है या बीटल है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सी होती है, आपकी टोगनबर्ग होती है। इसे मिल्क चैंपियन भी कहा जाता है, क्या मिल्क चैंपियन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है। तो भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी की बात की जाती है तो चोकला होती है, जैसलमेरी होती है, मारवाड़ी होती है, पुगल होती है। और काफ़ी बच्चों के मन के अंतर्गत इसी क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि रेगिस्तान को देखकर मारवाड़ी कर देते हैं, लेकिन पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल की बात की जाती है तो वो कौन सी होती है, आपकी जैसलमेरी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऊँट की कौन सी नस्ल भारवाही होने के साथ दुधारू भी है। तो भारवाही नस्ल भी है और दुधारू भी है, तो वो कौन सी है, रामटाली है, सिंधी है, बीकानेरी है या मेवाड़ी है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो कौन सी होती है, आपकी मेवाड़ी होती है। और यह बोझा ढोने के लिए भी सबसे उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी औषधि तीव्र रेचक के में सहायक होती है। अगर आपको तीव्र रेचक लाने हैं पशु में तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, तो बोरिक क्लोराइड करोगे, हरा चारा करोगे, सीरा करोगे या मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करोगे। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो बोरिक क्लोराइड होता है, बोरियम क्लोराइड होता है, उसका तीव्र रेचक के रूप में यूज़ किया जाता है। बाकी सीरा, हरा, ये क्या होता है, मृदु रेचक के रूप में काम में लिए जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी आपका मृदु रेचक के रूप में ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भैंस को कितने केजी दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना बाटा दिया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि 1 किलो दाना बाटा देंगे वो कितने दूध उत्पादन पे देंगे, तो 2 केजी पे देंगे, 2.5 केजी पे देंगे, 3 केजी पे देंगे या 3.5 केजी पे देंगे। तो अगर भैंस की बात आती है तो आपके 2.5 केजी है ना, 2.5 केजी दूध उत्पादन पे ही अपन 1 किलो दाना बाटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन आपको विशेष रूप से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यही केस आता है अगर गाय के अंतर्गत। तो गाय के अंतर्गत 1 किलो दाना बाटा दिया जाता है, वो 3 किलो दूध उत्पादन पे दिया जाता है। 3 केजी दूध उत्पादन पे अपन 1 किलो दाना बाटा देते हैं गायों के अंतर्गत, और 2.5 केजी दूध उत्पादन पर ही 1 किलो दाना बाटा दिया जाता है, वो भैंस के अंतर्गत दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस फसल की है मेकिंग सर्वोत्तम होती है, यानी कि है बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है। बरसीम होती है, रिंगा होती है, दूब घास होती है, मक्का होती है। तो आपको पता ही होगा कि बरसीम होती है उसका सबसे अच्छा है बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें कि सबसे अच्छा साइलेज की बात की जाती है तो वो मक्का यूज़ किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें होती है उसका अच्छा साइलेज बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होती है, राइट आंसर हो जाएगा अगर आपका साइलेज पूछा जाता है तो। लेकिन आपका है पूछ रहा है तो उसके लिए आपका बरसीम यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, और आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, पशु की आयु ज्ञात करने के कौन से दांत मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आयु ज्ञात करने के लिए जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो कर्तन दांत निभाते हैं, अग्रचरणक निभाते हैं, चरणक निभाते हैं या केल दांत निभाते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे, कर्तनक दांत होते हैं या इंसाइजर दांत होते हैं, वो आपकी एज डिटर्मिनेशन के लिए सबसे उपयुक्त रहते हैं या फिर निभाते हैं, इसके अंदर अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके द्वारा आपको एज का सटीक पता लग जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और आपको 30 दिन के अंतर्गत 30 ऐसे ही मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो के अंतर्गत ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।